हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकांक्षा त्रिवेदी और हम आ गए हैं सेकंड पार्ट के साथ में। जो आपके क्वेश्चंस बचे हुए थे ना क्विज के, अब हम वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका था तो ये आप देख ही चुके हैं, तो इसको मैं टाइम वेस्ट इसमें नहीं करूंगी। अब मैं आती हूँ डायरेक्टली आपके 15 क्वेश्चन के साथ। ओके, तो 15 क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज How did the introduction of railways and telegraphs create panic among orthodox sections of Indian society? जो इंडियन सोसाइटी थी ना बेटा, उसमें जब भी ये इंट्रोडक्शन हुआ था आपका टेलीग्राफ का, आपका रेलवेज का, तो जो इंडियन सोसाइटी थी, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, उनके अंदर बहुत सा पैनिक होने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए रेलवे सिस्टम था, तो रेलवे में क्या हो रहा था। अब उसमें ऐसा तो था नहीं कि कोई हम देखेंगे हिंदू है, ठीक है, या हिंदू में जनरल कैटेगरी है तभी हम बैठने देंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, सारे जितने भी आपका चाहे SC ST हो, चाहे आपका OBC हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है, कोई भी रिलीजन हो, सबको अलाउड था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए, क्या मतलब कौन सा जब भी इंट्रोडक्शन हुआ था रेलवे और टेलीग्राफ का, तो वो पैनिक क्रिएट कर था। क्या रीजन था उसका? दे फियर्ड इट वुड कॉज सेवियर पॉल्यूशन एंड क्रॉप फेलियर। क्या पॉल्यूशन हो रहा था उससे, क्या वो क्रॉप फेलियर हो रहा था उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा था? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सेकेंड देखिए, दे व्यूड इट एज अ टूल टू ब्रेक कास्ट रूल्स बाय सिटिंग टुगेदर एंड अ मीन्स टू स्प्रेड वेस्टर्न आइडियाज। क्या ऐसा था? तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, ये ऐसा एक टूल बन गया था जिसमें कास्टिज्म जो रूल्स थे ना कहीं ब्रेक हो रहे थे। आपकी कोई भी सीट, मतलब किसी भी अगर आप सीट में बैठे हैं तो उसके बगल में ऐसा नहीं हो कि आपके जैसे आप हिंदू है तो हिंदू ही बैठाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसे कहीं ना कहीं जो कास्टिज्म था ना वो ब्रेक हो रहा था। ठीक है, द टिकट्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर द पुअर पीपल। क्या जो टिकट थी वो बहुत ज्यादा थी पुअर पीपल्स के लिए, पुअर पीपल के लिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बाकी पहले तो और अफोर्डेबल था। जो प्राइजेस थे ना टिकट्स के वो बहुत चीप थे, क्योंकि उस क्या हो आपका जो रेलवे हो ना वो प्रमोट हो। ठीक है, तो आपके टिकट से वो कहीं से भी चीप मतलब एक्सपेंसिव नहीं थे। दे बिलीव ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी वुड पॉइजन देम। क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉइजन कर सकती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो रूल्स है ना, जो आपकी कास्टिज्म रूल्स है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहे थे उससे। इस वजह से जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस है ना उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What was the maximum rank an Indian sepoy could reach to the British Indian Army before 1857? 1857 के पहले जो इंडियन सिपॉयज थे वो कौन सी हाईएस्ट पोजीशन तक जा सकते थे? क्या वो कैप्टन बन सकते थे? क्या वो सूबेदार बन सकते थे? क्या वो मेजर बन सकते थे? क्या वो कमांडर बन सकते थे? तो कोई भी वो हायर रैंक्स आपने पढ़ा होगा ये ऑलरेडी, कि जो इंडियंस जो सिपॉयज थे, इंडियन सिपॉय थे, उनको बिल्कुल भी ऐसा अलाउड नहीं था कि वो हायर पोजीशन तक जाएं। ठीक है, जो हायर पोजीशन थी वो सिर्फ आपकी किसके लिए थी? तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए थी। तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम रैंक थी ना सिपॉय की, वो कौन सी थी? तो वो सूबेदार था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What specific religious issue did Indian sepoy have with the General Service Enlistment Act of 1856? कौन सा ऐसा रिलीजियस इशू था, ठीक है, जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था उसके साथ में कौन सा ऐसा रिलीजियस इशू आ रहा था? अब हम देखते हैं। इट फोर्स देम टू ईट बीफ डेली। क्या उनको डेली डेली बेसिस पे बीफ खाना पड़ रहा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट मेंट ट्रैवलिंग ओवरसीज विथ which orthodox Hindus believe would cause them to lose their caste? Yes, अगर पहले के जो इंडियंस जो हिंदूज थे ना वो बेटा क्या बिलीव करते थे कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो सी को क्रॉस करा तो उससे क्या होगा, उसकी जो कास्ट है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक रिलीजियस इशू क्रिएट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इट मेड संडे अ मैंडेटरी डे ऑफ फास्टिंग। ऐसा भी कुछ भी नहीं था। इट रिक्वायर्ड देम टू वियर लेदर बूट्स इनसाइड टेम्पल्स। क्या ऐसा बोला गया था कि आपको लेदर के बूट्स पहनने पड़ेंगे मंदिर के अंदर? तो ये भी नहीं था कुछ भी, ये भी कुछ कंपल्शन नहीं था। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आपका जो रीजन था वो क्या था?
ओवरसी का ट्रैवलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ इंडियन सिपॉय टू ब्रिटिश सोल्जर्स इन द आर्मी जस्ट बिफोर द 1857 रिवॉल्ट वॉज डेंजरस skewed एट रफली। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें जो इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अंदर वो डर आ गया था कि मतलब कहीं ना कहीं इंडियंस हमें हटा सकते हैं, वो क्यों आया था, उसका रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न यही था कि जो इंडियन सिपॉयज थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थे। भले जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज में कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी मिलिट्री नहीं थी इतने जो उनकी मिलिट्री की पर्सन थे ना, वो उतने ज्यादा, मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स इतने सारे नहीं थे। ठीक है, तो क्या हो रहा था, जो आपके इंडियंस थे वही, मतलब इंडियन सिपॉय को ही लेकर के आना पड़ रहा था। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो कहीं ना कहीं इसी वजह से लैक कर रहे थे। अब कितने सिपॉयज थे, हमने तो ये तो बात जान लिया कि हाँ सिपॉयज ज्यादा थे, इंडियन सिपॉयज ज्यादा थे, पर कितना रेशियो था? तो आपका क्या 1 ब्रिटिश सोल्जर टू 2 इंडियन सिपॉयज, क्या ऐसा था कि एक ब्रिटिशर्स थे और 2 इंडियन सिपॉयज थे, मतलब एक ब्रिटिशर्स में 2 इंडियन सिपॉयज होंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 1 ब्रिटिश सोल्जर्स टू 6 इंडियन सिपॉयज, यस, मतलब अगर 6 इंडियन सिपॉयज हैं, उनके अगेंस्ट में कितने खड़ा हुए, कितने ब्रिटिशर्स हैं? तो 1 ब्रिटिशर है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 1 ब्रिटिश सोल्जर्स टू 20 इंडियन सिपॉयज, ये भी नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ बोथ, तो ये तो था ही नहीं। ठीक है, तो आपका कौन सा था रीजन? 1 ब्रिटिश सोल्जर टू 6 इंडियन सिपॉयज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who was the Indian sepoy who shot his British officer? कौन सा वो इंडियन सिपॉय था जिसने अपने ब्रिटिश ऑफिसर को, जो उनका ब्रिटिश ऑफिसर था, उसको शॉट कर दिया था? कौन सा ऐसा इंडियन सिपॉय था? एट द बैरकपुर, कहां पर? तो बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर कंटेनमेंट ऑन 29 मार्च 1857। किसने किया था? ठीक है, तो वो देखिए, क्या वो तात्या तोपे जी थे? नहीं। मंगल पांडे जी थे, नाना साहेब थे, या कुंवर सिंह थे? कौन थे? तो वो थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे जी थे। अब देखिए, मंगल पांडे ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री ओपनली रिफ्यूज टू हैंडल द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ग्रीस कार्ट्रिजेस एंड अटैक्ड हिज सुपीरियर ऑफिसर, बिकमिंग द इनिशियल मार्टर ऑफ द अपराइजिंग। ठीक है, मतलब उनके जो खुद के जो लाइक जो भी उनके अपर, मतलब उनके सामने जो भी जनरल था, उसको उन्होंने क्या कर दिया था? शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, अब बोला हमने तो छुआ ही गया, हमने तो बाइट कर ही लिया है, ठीक है, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो ही गया है, तो ठीक है, अब जो मतलब खत्म हो ही गया, तो ठीक है, अब तुमको भी निपटा देते हैं। तो यही हो रहा था। अब ये देखिए, ठीक है, अब तात्या तोपे देखिए, द स्किल्ड मिलिट्री जनरल ऑफ नाना साहब। तो तात्या तोपे कौन थे? तो वो नाना साहब के मिलिट्री ऑफिसर थे। ठीक है, स्किल्ड मिलिट्री ऑफिसर थे जो कि गोरेला वॉरफेयर में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ठीक है, नाना साहेब तो वो एडॉप्टेड सन थे। एडॉप्टेड सन थे किसके? तो जो आपके पेशवा बाजीराव सेकंड है ना, उनके एडॉप्टेड सन थे। कुंवर सिंह तो वो तो जमींदार थे, तो वो तो कहीं इसमें इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, वो जमींदार थे। अब देखिए, ऑन विच डेट and from which military cantonment did the sepoy openly break into a collective rebellion marking the formal start of uprising of 1857? ठीक है, कौन सी ऐसी डेट थी जहां से, ठीक है, और कौन सी ऐसी प्लेस थी जहां से जो आपका रेबिलियन था ना, वो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था? तो वो कहाँ से हुआ था? तो आपका क्या मेरठ से हुआ था, क्या प्लासी से हुआ था, क्या बक्सर से हुआ था, या फिर दिल्ली से हुआ था? कौन सी जगह से हुआ था आपका? तो मेरठ से हुआ था। क्यों हुआ था? उसका रीजन देखिए, while standalone acts to protest happened earlier, it was on May 10 at Meerut that sepoys collectively revolted, killed their British officer, freed jailed comrades and marched towards Delhi. ठीक है, क्योंकि आपका जो मेरठ था वही ऐसा प्लेस था जहां से जो आपके बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, आपके जितने भी लीडर्स थे वो आए थे, और वहां से क्या हुआ था, आपका जितने भी आपके मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको वहां से किल करना शुरू कर दिया, और आगे दिल्ली के लिए क्या करने लगे? मार्च करने लगे। और दिल्ली में बहादुर शाह जो सेकंड थे ना, जो बहादुर शाह जफर थे, उनको क्या बोल दिया गया? अपना ऑफिशियल मुगल एम्परर घोषित कर दिया गया। ठीक है,
तो प्लासी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बक्सर भी नहीं होगा, दिल्ली भी नहीं होगा। तो कहाँ से अपराइजिंग स्टार्ट हुई थी ऑफिशियल? तो मेरठ से हुई थी। ठीक है, फर्स्ट तो आपका जो था वो बैरकपुर में हुआ था क्योंकि मंगल पांडे जी ने उनको शॉर्ट करा था, बट लेकिन वहां पे उनको तुरंत ही हैंग कर दिया गया और तुरंत ही वहां से जो अपराइजिंग था वो खत्म कर दिया गया। और जो स्टार्ट हुआ मेनली वो कहाँ से हुआ था? वो मेरठ से हुआ था, इसलिए हम मेरठ को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 द शेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिबल लीडर्स इंक्लूडेड, क्या था? ठीक है, जैसे ही इनिशियल सक्सेस मिली थी अपराइजिंग की, जो 1857 का अपराइजिंग हो रहा था ना, 1857 के लिए जो लोग खड़े हो रहे थे, ठीक है, उससे क्या इनिशियल सक्सेस मिली थी? रिस्टोरिंग द फॉर्मर ग्लोरी एंड अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, forming a loose federation of Indian state, eliminating foreign rule and returning to the old traditional order, all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हो रही थी, जो फॉर्मर ग्लोरी थी वो भी रिस्टोर हो रही थी, जो इंडियन स्टेट्स का जो फेडरेशन था जो लूज हो रहा था उसको फिर से फॉर्म कर लिया गया था, ठीक है, जो फॉरेन रूल था वो एलिमिनेट हो रहा था। तो आपका इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पेयर्स लिंकिंग an 1857 uprising center with its leader is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, आपको वो देखना है। तो देखिए, लखनऊ में बेगम हजरत महल बिल्कुल सही है, लखनऊ से जो लीडर राइज हुआ था वो कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, कानपुर से नाना साहिब थे, ये भी सही है, कानपुर से आपका जो लीडर राइज हो रहे थे वो कौन थे? तो नाना साहिब थे। बरेली से खान बहादुर खान थे, ये भी सही है। मेरठ से क्या तात्या तोपी थे? मतलब तात्या तोपे थे, तो ऐसा नहीं था, जो आपका मेरठ रीजन था ना वहां पे आपके हर रीजन के लीडर्स आए थे। ठीक है, तो आपका जो मेरठ से अपराइजिंग था वो कोई एक लीडर की वजह से नहीं हुआ था, वो आपके वहां पे सारे लीडर्स, मैक्सिमम लीडर्स आपके वहां से ही मार्च करना स्टार्ट हुए थे और दिल्ली गए थे। तो मेरठ का यहाँ पर आपका जो आपके लीडर बोला गया वो गलत है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What was a major positive political consequence or effect of the uprising of 1857 within India? ठीक है, तो मेजर पॉजिटिव पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हुआ था, क्या इफेक्ट आया था? ठीक है, तो पॉलिटिकल पॉजिटिव मतलब अच्छा सही पॉलिटिकल इफेक्ट क्या आया था वो देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन इन इंडिया वाज परमानेंटली क्रश्ड, क्या जो रिबेलियन की जो स्पिरिट थी क्या वो हमेशा के लिए दबा दी गई? तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके बाद में ही और ज्यादा राइज हुई थी। द ब्रिटिश बिकेम टोटली डीमोरलाइज्ड एंड लेफ्ट द कंट्री, क्या पूरा वो डीमोरलाइज हो गए और उन्होंने कंट्री को छोड़ दिया? तो ऐसा भी कुछ नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने 90 ईयर्स के लिए रूल किया था। ठीक है, तो ये भी कहीं से भी सही नहीं है। द ब्रिटिश abandoned all of their repressive administrative policies. A strong sense of unity was forged between the Hindu and Muslim। तो आपका ये भी नहीं होगा, आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी। ठीक है, तो एक यूनिटी क्रिएट हुई थी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, तो ये पॉजिटिव पॉलिटिकल इफेक्ट था आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये समझ में आ गया आपको? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Under the provision of Government of India Act 1858, which entity officially gave up the direct administration of India? ठीक है, मतलब कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया तो कौन सी ऐसी एंटिटी थी जिसने अपना जो रोल था वो डायरेक्टली खत्म कर दिया था? तो वो कौन से थे? क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या वो ब्रिटिश क्राउन था, क्या वो लॉर्ड माउंटबेटन थी, या मुगल एम्परर थे? ठीक है, तो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद में आपका वाइसरॉय का रूल स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन आ गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हट करके उसके बाद में कौन आया था? तो ब्रिटिश क्राउन ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डायरेक्टली हट चुकी थी। ठीक है, अब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो क्या मतलब कौन थे, क्या था? तो वो लास्ट ब्रिटिश वॉइसरॉय थे। ठीक है, और मुगल एम्परर द ऑफिस वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर एक्साइलिंग बहादुर शाह जफर। जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई, ठीक है, उसके बाद में मुगल एम्परर का टाइटल ही हटा दिया गया, तो फिर कुछ भी नहीं था उसके बाद। हम 25th क्वेश्चन पे आते हैं।
ये देखिए आपका थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल मैपिंग क्वेश्चन है। इसमें बेटा आपके इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब सिर्फ आपके एमसीक्यू नहीं आते हैं, आपके क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके असर्शन रीजन भी आते हैं, तो हमने ये भी इंक्लूड किया हुआ है। तो अब ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको बताना है। पहले क्या, ये आपके ऑप्शन है ए सी डी बी, ए डी सी बी। तो अब आप देखिएगा इसके ऑप्शंस के थ्रू। आपका ए क्या है, बैटल ऑफ प्लासी, फिर बी क्या है, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, सी क्या है, एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक है, और डी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। तो आपको सीरीज वाइज लिखना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो जो आपका बैटल ऑफ प्लासी था वो कब आया था बेटा, तो वो आपका हुआ था 1757 में। ठीक है, तो आपका जो बैटल ऑफ प्लासी था वो कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वो कब आया था, तो आपका क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था ना बेटा, वो आया था आपका 1858 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो अवध का एनेक्सेशन कब हुआ था, वो आपका हुआ था 1850, आपका हुआ था एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 में। ठीक है, उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। तो जो एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ था वो इंट्रोडक्शन आपका कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1857 में ही। ठीक है, तो अब आप सीरीज देखिए, पहले आपका क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट हो गया ए। उसके बाद देखिए आपका हुआ अवध का एनेक्सेशन। ठीक है, आपका 1856, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी। देन आपका उसके बाद क्या हुआ, 1857 में एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो एनफील्ड राइफल क्या है ऑप्शन आपका डी। देन लास्ट क्या बचा, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो वो आपका कब हुआ था, 1858 में हुआ था। तो ये ऑप्शन आपको कौन सा है, बी। तो अब देखिए जिसमें भी ऑप्शन दिया होगा ए सी डी बी, तो ये फर्स्ट में ही है, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, अब आपके आते हैं एजर्शन रीजन। ठीक है, वो देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ अवध एज बीइंग फॉर द गुड ऑफ द गवर्न। ठीक है, इन जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने अपना स्टेटमेंट जस्टिफाई किया था कि जो उन्होंने एनेक्सेशन के लिए बोला था ना, कि जो आपका अवध रीजन एनेक्स हुआ था, वो किस लिए वो एनेक्स कर रहे थे, क्योंकि वहां का जो रीजन था वो प्रॉपरली गवर्न नहीं हो रहा था। ठीक है, प्रॉपरली रूल नहीं हो रहा था, इस वजह से उन्होंने एनेक्स किया था। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, उन्होंने यही बोला था, मतलब सही तो नहीं है बट लॉर्ड डलहौजी ने यही स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, अब रीजन देखिए, द पीपल ऑफ अवध हैड टू पे हायर लैंड रेवेन्यू एंड एडिशनल टैक्सेस ऑन हाउसेज एंड फेरीज अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला गया, जो अवध के लोग होंगे, ठीक है, हैड टू पे हायर लैंड रेवेन्यू, उनको जो लैंड रेवेन्यू होगा वो बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, एंड एडिशनल टैक्सेस ऑन हाउसेज एंड फेरीज अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंडर में ये सब चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, उनको ये चीजें करनी भी पड़ रही थी, जो इंडियंस थे ना उनको टैक्स पे ज्यादा करना पड़ रहा था, ये भी सही है, एजर्शन भी सही था। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने क्या बोला था कि जो अवध रीजन है वो इसीलिए कैप्चर हो क्योंकि वो मिस रूल हो रहा था, प्रॉपर्ली उसको रूल नहीं कर रहे थे, प्रॉपर्ली उसको गवर्न नहीं कर रहे थे, ये भी सही है। लेकिन क्या रीजन एजर्शन के बेसिस पे सही है, जो एजर्शन दिया गया उसी के बेसिस पे रीजन दिया गया है, तो वो गलत है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, हाँ दोनों ही सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये नहीं था।
तो ये तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज कॉन्ट्राडिक्ट टू ए। यस, दोनों ही सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The British introduced modern innovations like railways and telegraph in India. Yes, ये assertion बिल्कुल सही है। जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने मॉडर्न इनोवेशंस किए थे, ठीक है, रेलवेज लेकर के आए थे, टेलीग्राफ्स लेकर के आए थे इंडिया में, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। The British introduced these infrastructure system primarily to help and uplift ordinary Indians. क्या ऐसा ही था? जो ऑर्डिनरी इंडियंस थे, जो कॉमन पीपल थे, क्या उनको राइज करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए सब चीजें हुई थी? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इतने भी अच्छे ब्रिटिशर्स नहीं थे, ठीक है। उन्होंने अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस किया था ये सब चीजें कि वो इजिली ट्रेड कर सके, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहली बात तो एजर्शन एकदम सही है, रीजन ही गलत है, रीजन तो सही है ही नहीं, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, यहाँ पे दोनों ही ट्रू बोल दिया गया, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस, ए तो सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखिए। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिड से टिल 1857 तक, different part of the country rose in localized revolt against British policies. जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थे उनके अगेंस्ट में हर रीजन से लोग उठ रहे थे, तो ये सही है। ऑल्दो, रीजन देखिए, ऑल्दो दीज रिवोल्ट्स वर लोकल, ये रिवोल्ट्स क्या थे, लोकल थे, ठीक है। स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड, बिखरे हुए थे और अकेले अकेले हो रहे थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि एकजुट होके हो रहे हो, तो ये भी सही है। They established a tradition of struggle against foreign rule, ठीक है। तो ये ट्रेडिशन बन गया कि हाँ, अगर फॉरेन रूल है तो उसके अगेंस्ट में खड़े होना है, तो ये भी सही है। लेकिन क्या जो असर्शन है उससे वो रीजन मैच कर रहा है, मतलब उसी असर्शन का रीजन है, तो ये नहीं है, ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों ही अपनी जगह सही है, लेकिन जो असर्शन है ना बेटा, जो रीजन है वो असर्शन का नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऐसा तो नहीं था, ठीक है। जो आर है, जो रीजन है, वो सही एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। सेकंड देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही है, हाँ दोनों ही सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है, हाँ, तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। अब हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए, सारे क्वेश्चंस को आप फिर से गो थ्रू करिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इसमें आपके इंपॉर्टेंस भी दिए, जो ऑप्शंस अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए, जो सही ऑप्शंस नहीं है उनके भी रीजंस दिए हुए हैं, तो अगर आपको इन सबको गो थ्रू करना हो, पढ़ना हो, ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट होगी आपको तो हम इसको प्रोवाइड भी कराएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।